गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं जेके शिवहरी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज एक छोटी सी हेडिंग हॉर्न्स रूल क्लास 11 से ओपन होती है, जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर लगती है, तो इसको अपन फिनिश करते हैं। 5 मिनट का वीडियो है। हॉर्न्स रूल है क्या? तो विभिन्न उपकोष के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए वैज्ञानिक एफ हॉन्ड ने 1925 में एक रूल दिया था, जिसे हॉन्ड रूल कहते हैं। क्या है हॉन्ड रूल? इन्होंने बताया, हॉन्ड के नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश न कर जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी उपकोष हैं उसमें उपस्थित सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक समान होती है, जिन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, फिर पेयर बनेगा। ये हॉन्ड ने बताया। क्यों बनेगा? ताकि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम लगे। ये सब बातें जो भी हो रही हैं ये स्टेबिलिटी की हो रही हैं, क्योंकि जितना प्रतिकर्षण कम लगेगा उतना ही जो है एनर्जी उसका कम रहेगा। एनर्जी कम रहेगा तो वो स्टेबिलिटी रहेगी। तो हम देखते हैं, जैसे हमने कहाँ दिक्कत आती है, जैसे 2p2 ले लिया हमने, 2p2 ले लिया तो p उपकोष की कितने ऑर्बिटल्स होते? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये आपकी 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक को हम कहते हैं px, pz, py। ये तीनों क्या कहलाएंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी एनर्जी समान है। इन तीनों की एनर्जी समान है। अब देखिएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर तुम जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों की एनर्जी समान है, ऐसे कर दोगे तो ये गलत है, आपका ये रॉन्ग है। हॉन्ड ने क्या बताया? चूंकि इनकी एनर्जी इक्वल है, तो अगर ऐसा करोगे तो इसमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा और विन्यास अनस्टेबल बनेगा। तो हॉन्ड्स कहते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कीजिए और जिनकी दिशाएं एक जैसी होना चाहिए। जैसे हम ऐसे पहले एक इसमें डाल दिए। अब कभी कभी स्टूडेंट सोचता है, सर जब तीनों की ऊर्जाएं समान है तो क्या हम इसमें क्यों डालें, पहले इसमें डाल सकते हैं? यस, बिल्कुल डाल सकते हो। तुम चाहे जिसमें डाल दो, तीनों की एनर्जी बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन तुम इसमें डाल दो, फिर एक इलेक्ट्रॉन तुम इसमें डाल दो, ये भी तुम्हारा सही है। और लेकिन चूंकि सिस्टम से अपन करते हैं तो ऐसे कर देते हैं, बाकी सही वही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इसकी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रखूं क्या, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रख सकता हूं? कि बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन पहले जो है जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा उनकी सबकी डायरेक्शन पैरेलल एक ही दिशा में होगी, ऐसे भी रख सकते हो। तो ये जो है आपका सही है। यही हॉन्ड का रूल है। जैसे अब इधर आ जाता है तुम्हारा 2p3 आ जाता है, तो 2p3 में पहले 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3। ये px है, ये pz है और ये py है। अब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हमने ऐसे एंट्री करा दी, ऐसे इस टाइप की एंट्री करा दी हमने, इस टाइप से, तो ये गलत है। हॉन्ड कहते हैं कि हॉन्ड के नियम के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, चूंकि डीजनरेट ऑर्बिटल से इस टाइप से, ये सही है। अच्छा, ये क्यों करेगा? ऐसा करने से इनमें प्रतिकर्षण कमजोर रहता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये हॉन्ड का रूल, यही हॉन्ड का रूल है आपका। और देखिएगा जरा कुछ विन्यास में, जैसे तुम्हारा 2p4 है तो सही हॉन्ड की रूल से क्या होगा? हॉन्ड की रूल के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। अगर 2p5 होता तो ऐसे हो जाता, 2p6 होता तो जो है सभी में इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते। इसी टाइप के जैसे तुम्हारा 3d4 है, ये 3d6 है, ठीक है, 3d6 है। तो तुम जानते हो कि d ऑर्बिटल्स कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की। तो ये उपकोष 5 ऑर्बिटल से मिलकर के बनी होगी ऐसी। तो ये 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5
ये सभी पांचों ऑर्बिटल्स कितने हैं 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मींस होता है जिनकी सबकी ऊर्जा समान हो। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड के नियम के अनुसार ये होगा कि पहले एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आया तो फिर दूसरा इसमें होगा, तीसरा इसमें होगा, चौथा इसमें होगा, पांचवा इसमें होगा, फिर इसके बाद युग्मन बनना प्रारंभ होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते ये होगा, 7 होते तो इधर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता, 8 होते तो ऐसे और 10 होते तो पूरा फुलफिल्ड हो जाता। ठीक है, ये हुंड का रूल है। अब एप्लीकेशन ऑफ हुंड रूल, इस रूल से क्या फायदा मिला हमको, इससे फायदा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हुंड रूल, हुंड्स रूल। देखो तो इससे फायदा हमको क्या मिला, हुंड के रूल से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या एक्सप्लेन करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नेटिक कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें देखना है, 2 केस लगेंगे इसमें। केस 1, जब मॉलिक्यूल्स या आयंस या कोई भी एटम है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स एक भी ना हो, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू हो क्या 0, देन स्पीशीज का अर्थ क्या है, मॉलिक्यूल्स एटम एंड आयन। तो स्पीशीज विल बी डायामैग्नेटिक। यानी डायामैग्नेटिक को हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकीय। अगर हमारे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारी स्पीशीज कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। देखें जैसे अगर आप ये नहीं जानते कि प्रतिचुंबकीय क्या है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा 15 सेकंड लगेगा। ऐसी सब्सटेंस जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाती हैं। जैसे हमने सपोज दैट नाइट्रोजन मान लिया, नाइट्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s² 2s² 2p3। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग चलता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने इसके पहले आपको वीडियो दी है जिसका नाम पार्ट 2, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाएगा। अच्छा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, ये बेटा फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है। जो उपकोष, जो सबसेल फुलफिल्ड नहीं होती है अर्थात कंप्लीट नहीं भरी होती है, उसी में तुम्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो हम 2p का विन्यास देखें। 2p का विन्यास जब हम देखेंगे तो देखो जरा, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 1 1, ये किसके अनुसार, अकॉर्डिंग हुंड्स रूल। तो जिस ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स है वो कहलाता है अनपेयर्ड, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो कहलाता है पेयर्ड। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कितना आ गया 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कितना आ गया 3। जब 3 आ गया तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, देखो 0 नहीं है ना इसका मान, तो जी कैसा होगा, जब 0 होता तो होता तुम्हारा प्रतिचुंबकीय, और when n is not equal 0 then species and molecules atom and ion will be ये होगा फिर पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक को हिंदी में कहते हैं बेटा अनुचुंबकी। क्या कहती है? अनुचुंबकी। अनुचुंबकी कैसे पदार्थ होते हैं? वह पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर कैसे होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकी कहलाते हैं। तो अब देखो जरा, अगर नाइट्रोजन की बात हम करें तो इसमें n का मान 3 है, अर्थात 0 तो नहीं है, तो ये क्या होगा? अतः नाइट्रोजन कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। यदि हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। ठीक है। अच्छा, अदर देखिए हम, जैसे हमने लिख लीजिए सपोज दैट He2, इसका विन्यास क्या? 1s2। तो देखो जरा, ये होंडे के नियम अनुसार पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये तो n बराबर कितना है? 0। अब n बराबर 0 है तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है ना। इसी के साथ साथ आपको एक प्रॉपर्टीज में और बता देता हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो जिसमें n इक्वल टू होगा 0 तो म्यू इक्वल टू कैसा होगा? वो 0। म्यू इक्वल टू कैसा होगा? 0। और अगर n का मान 0 नहीं है तो म्यू का मान 0 नहीं होगा। जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूर्ण होगा वो सदैव कैसा होता है तुम्हारा? डायामैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है। इससे फायदा क्या होगा? देखो जरा, अब मैं समझ में इस रूल का फायदा बता देता हूं। फर्स्ट, इफ unpaired electron n is equal to 0, then molecules, ions और आपके एटम की क्या स्पीशीज होगी? पहला नंबर होगा ये, अगर n इक्वल टू कितना है? 0, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, पहली बात तो जी होगा। दूसरी बात, अगर n का मान 0 है तो ये कलरलेस होगा, यानी कि कैसा होगा? या तो व्हाइट होगा या रंगहीन होगा। तीसरी बात, कभी डी ट्रांजिशन नहीं होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगी। ये 3 प्रॉपर्टीज होगी। और दूसरा, इफ n is not equal 0, n is not equal 0 है तो तुम्हारा ये क्या होगा? इधर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये कलरफुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। और यदि d में वैकेंट ऑर्बिटल्स है, यानी d में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो फिर डी ट्रांजिशन हो सकती है। यही आपका हुंड का रूल है और ये हुंड की रूल की आपकी एडवांटेज है। मुझे लगता है हुंड का रूल इसमें आपका फिनिश हो गया है, आपको समझ आया होगा। यदि समझ आए तो वीडियो को कमेंट से लाइक करें या ना करें, लेकिन दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उसका ही एडवांटेज उठा सके। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, इसमें आप केवल मुझे ये बताना कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। मैं देता हूं Na एक प्लस और O एक माइनस। ये बताओ तुम जो है डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, और ये ऑक्सीजन को बताना है तुम्हें डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। आप कमेंट्स बॉक्स में यदि डायामैग्नेटिक है तो डी लिख देंगे, यदि पैरामैग्नेटिक है तो पी लिख देंगे। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू।